हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कंप्यूटर के कुछ नए क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यूज़ हैं। एचएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं ग्रुप डी में या सीईटी मेंस में और जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आपके पूछे गए हैं। प्लस मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो डल चुकी है, 20 क्वेश्चन कर रहे हैं पर वीडियो। धीरे धीरे मैं इनका जो क्वेश्चन का जो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले आप आराम से, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं और थोड़े हटके क्वेश्चन हैं, अगर कहीं पे कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा तो उसको ज़रूर सर्च करिएगा और उसके बारे में थोड़ा सा समरी पढ़ लीजिएगा। 20th नंबर क्वेश्चन है, डैश आइडेंटिटी ऑपरेटर इवेल्युएट ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन अदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टुवर्ड द सेम मेमोरी लोकेशन फॉल्स अदरवाइज। इसने बोला है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर का मूल्यांकन करता है, इवेल्युएशन करता है यदि ऑपरेटर के दोनों ओर के वेरिएबल उसी स्मृति स्थान की ओर इंगित करे या फिर अन्यथा गलत। इसमें ये जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका इज। इन क्वेश्चन को लेकर ज़्यादा हेडेक मत करिएगा, ज़्यादा इरिटेट मत होइएगा। मुझे नहीं लगता ग्रुप डी में ये पूछे जाएंगे, लेकिन ग्रुप सी का जो मेंस है उसमें पूछे जा सकते हैं। पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर इज का उपयोग करने के लिए या तुलना करने के लिए किया जाता है कि क्या दो चर एक ही ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर इज नॉट ये बताता है कि क्या दो चर एक ही ऑब्जेक्ट को संदर्भित नहीं करते। बहुत ही सिंपल सा है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर इज तो ये बताएगा कि भाई क्या ये दो चर एक ही ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं, और इज नॉट ये बताएगा कि दो चर एक ही ऑब्जेक्ट को नहीं बता रहे हैं। तो इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ये पाइथन लैंग्वेज का क्वेश्चन है। डैश इज ए सिलिकॉन चिप विच कंटेन एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया। आप सभी को पता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा आईसी चिप इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटेड सर्किट चिप। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा, आईसी रहेगा। इंडिकेटेड सर्किट एक सिलिकॉन की चिप है। सिलिकॉन आपको पता है कि ये सब मेटल में आता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों का कंबाइंड रेशियो है, और जिसमें एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है। इसे ही माइक्रोचिप या चिप कहा जाता है। RDBMS जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उस डेटा को डेटाबेस वस्तुओं में कलेक्ट किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भैया टेबल। आप सभी को मैंने बताया था कि रो को टपल बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब टेबल का क्या है देखिए, रिलेशन डेटाबेस एक प्रकार का डेटाबेस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को रो और कॉलम में अलग अलग डिवाइड करता है और जिससे सामूहिक रूप से एक टेबल बन जाती है जहां पर डेटा एक दूसरे से रिलेट करता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हुए अनुमानित मतलब मोस्ट प्रोबेबली संख्यात्मक समाधान प्राप्त करने के लिए विज्ञान और अभ्यास को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका कंप्यूटर यांत्रिकी। इसका मतलब क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हुए जो आपका एप्रोक्स जो वैल्यू है उसका समाधान जानने के लिए विज्ञान, साइंस और जो अभ्यास को कंप्यूटेशनल यांत्रिकी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि समस्याओं को हल करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। हार्ड डिस्क डैश में एक छोटा सा प्रोग्राम चलाता है जब आप कंप्यूटर आरंभ करते हो। जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो इसमें क्या आएगा? फाइल आवंटन टेबल या बूट क्षेत्र या कैश या फाइल सिस्टम। तो ये आपका बूट क्षेत्र होता है, बूट एरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले बूट के फील्ड में हार्ड डिस्क द्वारा एक छोटा सा बैक में कार्यक्रम चल रहा होता है और बूट प्रक्रिया के दौरान ही कंप्यूटर के रोम से स्टार्टअप जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको लोड किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कंप्यूटर चलाया तुरंत होम स्क्रीन आ गई, लेकिन वो प्रोसेस करता है। एक हार्ड डिस्क होती है जो बूट करती है आपकी कंप्यूटर को। तो बूट आपका करेक्ट रहेगा। डैश एक इंटरनेट उपकरण है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने में यूज किया जाता है। तो ये होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे आप FTP भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक यंत्र है, उपकरण लगा लो, टूल लगा लो इंटरनेट का, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को कॉपी करने में मदद करता है। मतलब आपने एक फाइल कॉपी की और दूसरे कंप्यूटर पे आप भेज रहे हो तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। ऑप्शन सी। साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को डैश लेआउट कहा जाता है। जो हमारी साधारण कीबोर्ड की जो मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्वालिटी बोलते हैं, और ये एक साधारण नॉर्मल सी कीबोर्ड की एक मैनेजमेंट है, क्वालिटी लेआउट कहा जाता है। ये एक अंग्रेजी का मानक कीबोर्ड है और इसका नाम बोर्ड की सबसे ऊपर वाली पंक्ति में जो 6 आपको अल्फ़ाबेट दिखाई देते हैं, क्वालिटी
WERTY, इसका सही रहेगा ऑप्शन ए। डैश में से कौन सा MS एक्सेल में एक फॉर्मूला नहीं है? देखो, अगर आपने ये MS एक्सेल के फॉर्मूले ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एवरेज निकालना है तो आपका देखो ये जो कॉलम और रो का सिस्टम है ना, ये कैसे लिखा जाता है ध्यान रखिएगा। इसको कॉलम से डिवीजन करते हैं और पहले आपका कॉलम का नेम आता है, फिर आपका रो की संख्या आती है। मतलब A1 से A6 को प्रेजेंट किया है एवरेज को। इक्वल टू आपने सब में लगाना है। MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू लगाना होता है। फिर B एवरेज पूरा लिखा है, ये भी सही है। मीडियन भी सही है, लेकिन मीडियन के सारे ही अल्फ़ाबेट कैपिटल में आ जाए ये सही नहीं है। और दूसरा इन्होंने देखो मीडियन को लिखा कैसे 2 4 4 5। तो एक्सेल फॉर्मूला एक कोड होता है जिसे सेल में डाला जाता है। सेल आपकी वो होती है, अगर किसी सेल को इंडिकेट करना है तो उसको हाईलाइट कर दो। अगर आपने स्कूल्स वगैरह में MS एक्सेल या वर्ड पे काम किया होगा तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। प्रैक्टिकली करके देखा करो। इसे सेल में डाला जाता है और कुछ गणनाएं करता है जिसे सेल में प्रदर्शित परिणाम हमारे पास आता है। और MS एक्सेल फॉर्मूला इक्वल टू से ही शुरू होना चाहिए, इसीलिए जो हमारा ये है ये चीज़ नहीं होती है। इसमें AVG भी होता है, एवरेज भी होता है, मीडियन भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। प्रत्येक IP एड्रेस का गठन किया गया कब? ये प्रत्येक IP एड्रेस का गठन अगर मैं बात करूं तो 128 बिट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर, 32 बिट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे कि हर एक IP एड्रेस का गठन 32 बिट्स में किया गया है। और ये बताया जाता है कि IP एड्रेस जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये एक न्यूमेरिकल लेबल है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है और इसका यूज़ हम कम्युनिकेशन नेटवर्क में करते हैं। तो ऑप्शन 32 बिट्स रहेगा। एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या एक ईमेल प्रोग्राम किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, मतलब वर्ड उठा लो और एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर है। और ये ईमेल प्रोग्राम और ईमेल क्लाइंट का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज़ आपका ईमेल मैसेज भेजने, रिसीव करने और उनको प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। ये एक तरह की एप्लीकेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये किस श्रेणी में आएगा? क्या ये एप्लीकेशन है, क्या ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्या ये मल्टीमीडियाज है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑप्शन डी में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है और मूल रूप से कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, इसमें तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, यूटिलिटी या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मत लगाना, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। हर वेब पेज के लिए एक अलग सा, एक यूनिक सा एड्रेस होता है जिसे ही हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं URL। इसकी फुल फॉर्म भी आती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक तरह का वेब पेज है, इसका वेब पेज के पता का काम करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है प्रोटोकॉल और एक होता है डोमेन नेम। URL के बारे में पूछें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में, तो 1994 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ये शुरुआत की गई थी इसकी URL की। SCSI क्या होता है? SCSI की फुल फॉर्म पूछी है तो यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। फुल फॉर्म ज़रूर याद करिएगा। SCSI का है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये कंप्यूटर और जो पेरिफेरल डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस वो होती हैं जिनको हम अपने मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, हमारा स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं। इनके बीच में डेटा को फिजिकल रूप से जोड़ने के लिए और भेजने के लिए मानकों का एक सेट होता है। तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इज द फुल फॉर्म ऑफ SCSI। नेक्स्ट है, आपको एक IP एड्रेस दिया है और इसमें बताना ये है क्या। 127.0.0.1 ये एक लोकल लूप बैक एड्रेस होता है। अगर आपने वो पढ़ा होगा कि भाई कॉलन से डिवाइड करते हैं एड्रेस को और किस में कितने तक का एड्रेस आता है, रेंज कितनी होती है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। 127 जो है ये लोकल लूप बैक एड्रेस का उदाहरण है। इसका यूज़ हम होस्ट पर नेटवर्क सेवा चलाने के लिए करते हैं और इसके द्वारा बिना फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस के कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। कोई भी फिजिकल नेटवर्क नहीं है, लेकिन आप लोकल लूप बैक के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क के इंटरफेस के कंप्यूटर को जोड़ सकते हो। MS फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कहाँ किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप जो है इसका यूज़ करते हैं हम मेमोरी में, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी आप फ्लिप फ्लॉप का यूज़ मेमोरी में बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए करेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा।
प्रोग्राम लॉजिकल एरे जिसे PLA कहते हैं, इसमें प्रोग्राम योग्य लिंकों की कुल कितनी संख्या है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है और देखो इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 का क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे जिसे PLA कहते हैं, फुल फॉर्म है ये, इसमें प्रोग्राम योग्य लिंकों की कितनी संख्या होती है, तो 2n स्टार k प्लस k m प्लस 2 ये होती है, और यहाँ पर n इक्वल टू इनपुट की संख्या होगी और k हमें प्रोडक्ट बताएगा कितने वर्ड्स का, और m हमें आउटपुट देगा। तो ध्यान रखिएगा, n तो इनपुट देगा, इनपुट की संख्या बताएगा, k हमें प्रोडक्ट वर्ड की संख्या बताएगा और m हमें आउटपुट की संख्या बताएगा। तो ऑप्शन सी। ENIAC कंप्यूटर डेस्क के कंप्यूटिंग डिवाइसों का एक पहला उदाहरण है। देखो मैं आपको बता दूं, ENIAC हो गया, एडवेक हो गया, यूनिवैक हो गया। ENIAC जब आया था तो देखो ये एक तरह का, इसके पीछे जो सी है ना, इसका मतलब होता है कैलकुलेटर, कंप्यूटर नहीं बोला जाएगा, लेकिन एडवेक में आप कंप्यूटर बोलोगे। तो यहाँ पर ये पहली ही पीढ़ी के हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऑब्वियसली ENIAC की जो फुल फॉर्म है वो आपको लर्न करनी होगी। तो ENIAC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कंप्यूटर मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरणों का एक उदाहरण है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब को CPU के लिए मेमोरी और सर्किटरी के बुनियादी घटकों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। देख लीजिए, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर फर्स्ट पीढ़ी में आ गए थे, फर्स्ट जनरेशन में। पेटाबाइट क्या होता है, मेमोरी अगर आपने चैप्टर किया है तो यूनिट्स का पता होता है कैसे चलती है, KB में, MB में, GB में, YB में, पेटा में, टेरा में, गीगा में, मेगा में, ये वाली। तो एक पेटाबाइट आपका TB को रिप्रेजेंट करेगा 1024 को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1024 KB 1 MB के बराबर है, 1024 MB में 1 GB होता है और 1024 GB में 1 टेराबाइट होता है, और 1 पेटाबाइट तो फिर यहाँ पे यह आ जाएगा कि 1024 TB में 1 पेटाबाइट होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सी प्रोग्रामिंग में निर्णय लेने के लिए निम्न में से किस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और उसमें कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ होगा। ये प्रयोग सी प्रोग्रामिंग में निर्णय लेने के लिए, कंक्लूजन लेने के लिए लिया जाता है। तो ऑप्शन सी। SQL ये एक तरह की लैंग्वेज है, इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर SQL स्टेटमेंट के वेयर क्लोज को कई स्थितियों में अस्तित्व की अनुमति देता है। इसका मतलब है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। वो कैसे है देखिए, SQL में एंड लॉजिकल ऑपरेटर एक SQL स्टेटमेंट के वेयर क्लोज में कई सारे हमें कंडीशंस के अस्तित्व की अनुमति देता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है और इसमें जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ये SQL स्टेटमेंट के वेयर क्लोज में कई तरह के इंस्ट्रक्शंस को हमें बताता है। बस इतना ही करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे 40 से 60 क्वेश्चन। 20 पर वीडियो रहेगा। थोड़ी से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पढ़नी है एक बार जरूर। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिंदी की वीडियोस पढ़ी हैं, आपकी हरियाणा जीके की पढ़ी है, साइंस की पढ़ी है, नेशनल जीके की पढ़ी है, वो आप जाके देख सकते हैं। सारे PYQs हैं। अब ये कंप्यूटर हो गया और हिंदी की तो बहुत अच्छी मैंने NCERT से बनाई हुई है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।